वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑन चिक डेवलपमेंट। पिछले चैप्टर में हमने गैस्ट्रुलेशन से पहले मतलब ब्लास्टुलेशन तक पूरा वर्कआउट किया था। आज हम करेंगे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। तो पहले तो गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक मोनोब्लास्टिक एग एक ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुलम में बदल जाता है। और गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहते हैं। ये पूरा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको स्टेप वाइज समझना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एंडोडर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सो वी बिगिन विथ इट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म की फॉर्मेशन और फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है। तो एंडोडर्म की फॉर्मेशन में ब्लास्टुला में जब ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होता है तब डीलैमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा ब्लास्टोडर्म से बड़ी बड़ी मैक्रोमियाज मतलब योक लेडन जो सेल्स होती हैं वो अलग होकर के हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। ये हाइपोब्लास्ट सब जर्मिनल कैविटी में योक के ऊपर एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म का निर्माण प्रिमिटिव स्ट्रीक के डेवलपमेंट से पहले ही हो जाता है। एंडोडर्म योक का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करते हुए जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, उसको योक उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। ब्लास्टुला की एपीब्लास्ट जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म की बनी है, इससे नोटोकॉर्ड और मीजोडर्मल सेल्स अलग होकर के एक लेयर के रूप में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच की तरफ मूव करने लगती हैं। इन सेल्स के अंदर की तरफ मूवमेंट के वजह से ही प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण होता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के लंबे होने के साथ ही मीजोडर्म की सेल्स एंटीरियर लेटरल डायरेक्शन में फैलने लगती हैं। एपीब्लास्ट से मीजोडर्मल सेल्स एंटीरियर लेटरल डायरेक्शन में फैलने लगती हैं। एपीब्लास्ट से मीजोडर्मल सेल्स के अलग हो जाने के बाद केवल एक्टोडर्मल सेल्स ही एपीब्लास्ट में बची रह जाती हैं। नेक्स्ट वी बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ साथ प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव फोल्ड्स, हेंजन्स नोड, प्रिमिटिव पिट और प्रिमिटिव प्लेट का स्ट्रक्चर भी बनता है। और ये सभी आगे जा कर के अलग अलग स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। सो वी बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अंडे देने के 6 से 7 घंटे के बाद एम्ब्रियो में प्रिमिटिव स्ट्रीक का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके निर्माण के लिए कॉर्डल और मीजोकॉर्डल सेल्स एपीब्लास्ट से अलग और कन्वर्ज होकर के एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच के पार्ट में वो एरिया जहाँ ट्रांसपेरेंट होता है, इसके पोस्टीरियर एंड पे इकट्ठी होने लगती है। एज अ रिजल्ट ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इसमें एक छोटी सी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो एक्चुअली प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है। सो दिस इज़ द इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक के निर्माण में सोमैटिक मीजोडर्म और प्रीकॉर्डल और नोटोकॉर्डल सेल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। सोमैटिक मीजोडर्मल सेल्स कन्वर्ज होके मिडिल लाइन में आने लगती हैं और इसके पीछे पीछे प्रीकॉर्डल और नोटोकॉर्डल सेल्स भी लुढ़क कर मतलब इन्वोल्यूट करके लास्ट में एट द एंड आकर आधी रेखा का या प्रिमिटिव स्ट्रीक के निर्माण में पार्टिसिपेट करती हैं। डेवलपमेंट के लगभग 8वें घंटे में ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इसके पोस्टीरियर पार्ट पे एक कोन टाइप स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, क्योंकि सेल्स इकट्ठी होकर के एक वो स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहती हैं। अब एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट सिग्नल होता है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन होता है। इनिशियली प्रिमिटिव स्ट्रीक के प्रॉक्सिमल एंड की तरफ लंबाई स्टार्ट होती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक लेंथन्स एंटीरियरली
डेवलपमेंट के लगभग 12वें घंटे तक इंटरमीडिएट मतलब काफ़ी हद तक प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंट एरिया से लगभग आधे भाग तक फैल जाती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबाई में रेगुलरली बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है ये गोल होने की बजाय नाशपाती के शेप का या पेयर शेप्ड हो जाता है। डेवलपमेंट के लगभग 19वें घंटे तक प्रिमिटिव स्ट्रीक के पीछे की तरफ रेगुलरली मेसोडर्मल सेल्स बढ़ती चली जाती हैं या इकट्ठी होती रहती हैं। मतलब एक से अधिक मेसोडर्मल सेल्स आकर के प्रिमिटिव स्ट्रीक में मिलती रहती हैं, जिससे प्रिमिटिव स्ट्रीक आगे की तरफ खिंच के लंबी हो जाती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक की लंबाई रेगुलरली बढ़ती चली जाती है और इसी कारण ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इससे बाहर निकल आती है और इस टाइम तक प्रिमिटिव स्ट्रीक बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक का पोस्टीरियर एंड भी लंबा हो जाता है और अभी तक पूरी कंप्लीट प्रिमिटिव स्ट्रीक का डेवलपमेंट हो जाता है। ब्लास्टोडर्म में जिन मूवमेंट्स की वजह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है उन मूवमेंट्स को हम प्री गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स कहते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक में आकर इकट्ठी होने वाली मेसोडर्मल सेल्स बहुत टाइम तक वहाँ नहीं पड़ी रहती, बल्कि ये सेल्स इन्वोल्यूट होके मतलब अंतर्निर्वेशित होके एंटीरियर लेटरल डायरेक्शन में फैलकर मेसोडर्म की लेयर्स का निर्माण करती हैं। ज़्यादातर मेसोडर्मल सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक के एक सिरे से प्रवेश करती हैं और उसी सिरे से बाहर की तरफ निकल जाती हैं, लेकिन कुछ सेल्स दूसरे सिरे तक चली जाती हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक के पोस्टीरियर लेटरल किनारों से सेल्स के इन्वोल्यूशन की वजह से कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेल का इन्वोल्यूशन कन्वर्जेंस से ज़्यादा होती है, मतलब जितनी सेल्स इकट्ठी होती हैं उससे ज़्यादा सेल्स मूव कर जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट और कुछ सेल्स तो दूसरी तरफ निकल जाती हैं। इसका पूरा जो रिज़ल्ट होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक में एक खांच का डेवलपमेंट हो जाता है। इसे प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। जैसे ही प्रिमिटिव ग्रूव बनता है, इसके उठे हुए किनारों को प्रिमिटिव रिजेस कहा जाता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्म होने के साथ साथ शुरू हो जाता है एक्सियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसके निर्माण में सबसे एंड में प्रीकॉर्डल और कॉर्डल सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। ये सेल्स मतलब प्रीकॉर्डल और कॉर्डल सेल्स लुढ़क कर प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर सिरे पे इकट्ठी हो जाती हैं और एक गोला सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको प्रिमिटिव नॉट कहते हैं या जिसको हेंजेस नोड भी कहते हैं। हेंजेस नोड में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। एंटीरियर साइड पे प्रिमिटिव ग्रूव इस प्रिमिटिव नॉट के पीछे की तरफ एक प्रिमिटिव पिट में एंड हो जाती है और नोटोकॉर्डल टिश्यू कन्वर्ज होके हेंजेस नॉट पे इकट्ठा होता है और प्रिमिटिव पिट में बैठ जाती है। अब ये सारी सेल्स आगे की तरफ फ्लैप रूपी स्ट्रक्चर में निकल के हेड प्रोसेस का निर्माण करती हैं। इस हेड प्रोसेस का इंटीरियर पार्ट प्रीकॉर्डल मेसोडर्म और पोस्टीरियर पार्ट नोटोकॉर्ड का बना रहता है। सो दैट इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल स्ट्रक्चर्स टेक प्लेस। ये सारा हेड प्रोसेस बनाने के बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक का काम लगभग ख़त्म हो जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसअपियरेंस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। हेड प्रोसेस के निर्माण के बाद ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये ऑलमोस्ट डेवलपमेंट का पूरा संकेत दे देती है। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, और क्योंकि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है तो इसकी सेल्स इसको पीछे की ओर धकेलती चली जाती हैं। इसकी वजह से हेंजेस नोड भी पीछे की तरफ आने लगता है, मतलब प्रिमिटिव स्ट्रीक की लंबाई घटने लगती है। वो आकार में घटकर एक बहुत छोटी सी कलिका मतलब टेल बड के रूप में रह जाती है और ये टेल बड भी बाद में विलुप्त हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मेसोडर्म का विकास अब पूरा हो गया और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है
एम्ब्रियो का इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के आगे की ओर डेवलप करना बाकी है। हेड प्रोसेस के डेवलपमेंट, जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक और हेंजेस नोड पीछे की ओर खिसकते हैं, वैसे ही प्रीकॉर्डल मेसोडर्म, पूरा ब्लास्टोडर्म, ये दोनों साथ साथ आगे की ओर फैल जाते हैं। हेड प्रोसेस के जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये बहुत ज़्यादा थिक सेंट्रल सेल्स की बनी रहती हैं और इसके जो फ्लैप्स हैं वो थिन सेल्स के बने रहते हैं। इस डिफ्रेंसिएशन के साथ ही नोटोकॉर्ड नीचे की ओर हाइपोब्लास्ट से अलग हो जाता है, केवल इसका एक एंड परमानेंटली हाइपोब्लास्ट से जुड़ा रहता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी तुलना प्रिमिटिव स्ट्रीक में जो प्रिमिटिव नॉट है या हेंजेस नोड है, इसकी तुलना किसी क्लोज ब्लास्टोपोरल लिप से की जा सकती है। ये जो प्रिमिटिव पिट है, इसकी तुलना ब्लास्टोपोर के डॉर्जल पोर से की जाती है। प्रिमिटिव ग्रूव और इसके जो फ्लैप्स हैं उसकी तुलना ब्लास्टोपोर के लेटरल लिप से की जा सकती है और प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो पोस्टीरियर पार्ट की तुलना ब्लास्टोपोर के बेसल एरिया से की जा सकती है, जो बाद में जा कर के एनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, मीन्स एम्ब्रियो का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक धीरे धीरे एक्सटेंड होती है, जो हमने सिलसिलेवार प्रोसेस में अभी तक अध्ययन किया है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हाइपोब्लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किन्हीं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हाइपोब्लास्ट एम्ब्रियोनिक एक्सेस को कंट्रोल करता है। एक और साइंटिस्ट ने बताया कि हाइपोब्लास्ट प्रिमिटिव स्ट्रीक के निर्माण को इंड्यूस करता है और इससे सिद्ध हो जाता है कि यदि हाइपोब्लास्ट के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट सेल्स को हटा दिया जाए तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी तरह यदि हाइपोब्लास्ट को हटा दिया जाए तो डेवलपमेंट की क्रिया ही रुक जाएगी। एम्ब्रियो की जो पोस्टीरियर मार्जिनल सेल्स हैं जो हाइपोब्लास्ट बनाती हैं, इसमें एक्टिविटी एक ग्रेडियंट के रूप में पाई जाती है। इसके बाद का सारा डेवलपमेंट पोस्ट गैस्ट्रुलर डेवलपमेंट में पढ़ा जाएगा। तो इस लेसन के अंदर हमने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा और इस गैस्ट्रुलेशन में क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि मुर्गी के अंडे में ज़्यादा योक होने के कारण गैस्ट्रुले की इसकी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा लंबी और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाले जितने भी चेंजेस हैं सारे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। इन मूवमेंट्स के द्वारा एपीब्लास्ट की एक्टोडर्म से प्रेजम्पटिव मेसोडर्म अलग होकर के एक निश्चित स्थान तक पहुंच जाती है और गैस्ट्रुलेशन के दौरान बहुत सारे दूसरे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं जिससे एंडोडर्म फॉर्म होता है, मेसोडर्म फॉर्म होता है और प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म होती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्म होने के साथ साथ उसके ऊपर प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव हेंजेस नोड या हेंजेस नॉट भी फॉर्म होता है और इनके साथ साथ शुरू होता है एक्सियल स्केलेटन का स्ट्रक्चर, जो कि हेड प्रोसेस के द्वारा स्टार्ट होता है और जैसे ही हेड प्रोसेस कंप्लीट होता है हेंजेस नोड गायब होने लग जाता है और उसका जो लास्ट छोटा सा हिस्सा रह जाता है वो टेल बड को रिप्रेजेंट करता है, जो एम्ब्रियो का एनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस प्रकार डेवलपमेंट ऑफ हेड प्रोसेस कंप्लीट होता है, hypoblast is completely formed, epiblast is completely formed, and the process of gastrulation completes. Thank you.